19 अप्रैल मंगलवार दिन भर में स्वागत है आपका। मैं हूं फैसल मोहम्मद अली। पूर्वी यूक्रेन के 480 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में रूस का जगह जगह से हमला। क्रेमिना शहर रूस के कब्जे में। विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने बताया लड़ाई का अहम फेज। The operation in the east of Ukraine is aimed, as was announced from the very beginning. लड़ाई के मैदान से सुनेंगे एक रिपोर्ट। То, что там все осталось, все рідні. Каждый день плачешь и достаточно. दिल्ली दंगों का कथित मास्टरमाइंड बताए जाने वाला अंसार किसका, बीजेपी या आप? दोनों लगा रहे हैं एक दूसरे पर आरोप। जहांगीरपुरी इलाका कैसे हुआ तैयार? मुझे याद है मिंटो रोड में, थॉमसन रोड में, मंदिर मार्ग में, गोल मार्केट में सैकड़ों झुग्गियां होती थी। तो इन लोगों को 25-25 गज के प्लॉट दिए गए। सब आगे, लेकिन पहले बीबीसी समाचार। बीबीसी समाचार। अफगानिस्तान के काबुल में एक स्कूल और पास के ट्यूशन सेंटर में 3 धमाके हुए हैं। 2 धमाका आत्मघाती हमलावर के जरिए किया गया। खबरों के मुताबिक तीसरा बम एक पिट्ठू बैग में रखा गया था जो स्कूल के गेट के पास मौजूद था। 6 लोगों की मौत हो गई है जबकि 12 घायल हैं। धमाका हजारा शिया इलाके में हुआ जो काबुल के पश्चिमी क्षेत्र में मौजूद है। इस इलाके को बार बार इस्लामिक स्टेट ने निशाना बनाया है, लेकिन अभी तक ये मालूम नहीं हो पाया है कि आज का धमाका किसने किया था। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य प्रोग्राम ने चेतावनी दी है कि लगातार जारी सूखे के कारण अफ्रीका के पूर्वी क्षेत्र में 2 करोड़ लोगों पर भूख का खतरा है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि इथोपिया, सोमालिया और कीनिया में पिछले 40 सालों में सबसे अधिक सूखा रहा है और वहां बेहद ज़रूरी बारिश वर्षा ऋतु शुरू होने के माह भर बाद भी नहीं हुई है। संस्था का कहना है कि यूक्रेन युद्ध के कारण गेहूं की सप्लाई पर प्रभाव पड़ा है। धुलाई की कीमत बढ़ गई है जिसकी वजह से खाने पीने के सामानों और तेल की कीमतों में उछाल आया है। खाद्य संस्था ने कहा कि भयंकर नतीजों की कई वार्निंग के बावजूद जरूरी फंडिंग मुहैया नहीं करवाई गई है। श्रीलंका में तेल के तेज दामों से गुस्साए लोगों और ड्राइवरों ने सड़कों पर टायरों को जलाया और राजधानी जाने वाली सड़कों को जाम कर दिया। मंगलवार को तेल के दामों में 60% इजाफा कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि प्रदर्शनकारी कोलंबो और कैंडी शहर के बीच के 100 किलोमीटर के रास्ते में मौजूद थे। श्रीलंका में विदेशी मुद्रा की इस कदर कमी है कि खाने पीने से लेकर तेल का आयात तक करना मुश्किल हो रहा है। प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षे के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। संवाददाताओं का कहना है कि श्रीलंका में साल 1948 में मिली आज़ादी के बाद का ये सबसे बड़ा आर्थिक संकट है। इस्राएली पुलिस ने यरूशलेम में एक यहूदी राष्ट्रवादी समूह को पुराने शहर की दीवारों के पास मार्च की इजाज़त देने से मना कर दिया है। ये फैसला अल-अक्सा मस्जिद के कंपाउंड में हाल के दिनों में उपजे तनाव के बाद लिया गया। इसे यहूदी टेम्पल माउंट बुलाते हैं और वहां सोमवार को गजा पट्टी की ओर से रॉकेट दागे गए थे। मार्च की आज्ञा दक्षिणपंथी समूह तिरजू ने दी थी और वो मुस्लिम बहुल पुराने शहर से गुजरना चाहती थी। पिछले साल इसी तरह के परेड के बाद हिंसा की घटनाएं हुई थीं। गाजा की ओर से इसका विरोध हुआ था और 11 दिनों तक जंग के हालात बने रहे थे। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की नई कैबिनेट ने आज शपथ ली। शरीफ कैबिनेट में कुल 34 मंत्रियों को जगह दी गई है। इनमें से 30 मंत्री हैं और 4 राज्य मंत्री। 3 सलाहकारों को भी शपथ दिलाई गई। मंत्रियों के विभागों का बंटवारा होना हालांकि अभी बाकी है। कैबिनेट में मुस्लिम लीग के 12 सदस्य, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 9 और 16 अन्य पार्टियों के गठबंधन के सदस्यों को शामिल किया गया है। करीब 10 दिनों पहले पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार गिर गई थी, जिसके बाद शहबाज शरीफ को गठबंधन का नया प्रधानमंत्री चुना गया था। एक नए शोध में कहा गया है कि अधिक वजन से महिलाओं में गर्भाशय के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। रिसर्चर्स ने 7 मुल्कों के 1 लाख महिलाओं का जेनेटिक सैंपल्स लेकर उनका विश्लेषण किया। उन्होंने पाया कि बॉडी मास इंडेक्स में हर 5 यूनिट बढ़ोतरी से कैंसर का रिस्क 8% बढ़ जाता है। एक सामान्य बॉडी मास इंडेक्स 25 का होता है और 30 से ऊपर इसे मोटा माना जाता है। टीम का मानना है कि 2 हार्मोन्स इंसुलिन और टेस्टोस्टेरोन के लेवल से वजन का सीधा संबंध है और इससे कैंसर की बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। बीबीसी समाचार।
स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त 7:34 हुआ चाहता है। दिन भर की खबरों के साथ बीबीसी हिंदी का डिजिटल रेडियो बुलेटिन दिन भर और मैं फैसल मोहम्मद अली। नमस्कार। पूर्वी यूक्रेन के सैनिक प्रशासन के प्रमुख ने कहा है कि रूसी फौजें इलाके पर हर तरफ से हमला बोल रही हैं। सेरेडी हेडे ने कहा कि रूसी गोलाबारी से पावर लाइन को नुकसान पहुंचा है, बिजली गुल हो गई है और लोग खौफ से घरों से निकलकर भाग रहे हैं। रात भर रूसी सैनिकों ने क्षेत्र को दर्जनों रूसी मिसाइलों का निशाना बनाया। कल से शुरू हुए इन हमलों को रूस जंग का दूसरा फेज या सेकेंड फेज ऑफ वॉर बुला रहा है। रूसी सैनिक यूक्रेन के पूर्वी क्षेत्र के 480 किलोमीटर लंबे इलाके में कई जगह से अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। रूस का हमला दूसरे शहरों पर बदस्तूर जारी है। पूर्वी यूक्रेन से बीबीसी संवाददाता जोनाथन बेल की रिपोर्ट। डोनाबास में अब ऐसी ही आवाजें सुनाई देती हैं। सेवेरोडोनेत्स्क एक और ऐसा शहर है जहां रूस की बमबारी हो रही है। हमने सुरक्षित जगहों पर पनाह ले रहे परिवारों से बात करने की कोशिश की, लेकिन गोलाबारी की आवाजें लगातार पास आती महसूस होने लगी थी। हमें एक शेल्टर तक जाना था, लेकिन हमारे काफी करीब से गोलाबारी होने लगी, इसलिए हमें बाहर निकलना पड़ा। यहां काफी ज्यादा गोलाबारी हो रही है। रूस जब जंग लड़ता है तो किसी भी जगह को पवित्र नहीं मानता। डोनबास की सबसे पवित्र स्पिएटोगोर्स्क का ऐतिहासिक चर्च भी रूसी हवाई हमले की चपेट में आने से नहीं बच पाया। कुछ लोग जो यहाँ रह गए, उन्हें खाने के लिए लाइन लगाकर खड़ा होना पड़ा। हालांकि ये लोग सिर्फ भूखे ही नहीं हैं, बल्कि डरे हुए भी हैं। То, что там уси. मैं हर दिन रोती हूँ, कौन सा भगवान ऐसी चीजें होने देगा। मैं हर दिन रोती हूँ, किस भगवान से हम ये सब रोकने के लिए गुहार लगाएं। डोनबास में अब सेना की भारी मौजूदगी है। कुछ किलोमीटर आगे रूसी सेना उत्तर की ओर से आगे बढ़ रही है। एक यूक्रेनी सैनिक ने हमें ड्रोन तस्वीरें भेजी, जिसके अनुसार यूक्रेनी सैनिकों ने रूसी सेना की टुकड़ियों को रोकने के लिए एक पुल उड़ा दिया, लेकिन यूक्रेनी जानते हैं कि अभी और रूसी सैनिक आएंगे। हमें पता है कि रूसी सेना और सैनिकों को इस इलाके में तैनात कर रही है, लेकिन जो कुछ संभव है हम वो कर रहे हैं। हम रूसियों को खदेड़ने और अपने शहर को कब्जे से बचाने के लिए तैयार हैं। हम आखिर तक अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ेंगे। हम दक्षिण की ओर बढ़े। वहां सड़कें पूरी तरह से खाली थी। जल्द ही हम इसकी वजह समझ गए। यहां धुएं का गुबार उठ रहा था। हम एक बार फिर रूसी गोलाबारी की रेंज में आ गए। लगातार बमबारी की वजह से अवदीविका शहर भी प्रभावित हो रहा है। रूसी सेना की गोलाबारी की रेंज में कोई भी सुरक्षित नहीं है। रूसी सेना अब उत्तर और दक्षिण की ओर से आगे बढ़ रही है। यूक्रेनी सेना पर दोनों तरफ से घिर जाने का खतरा है, लेकिन वो डटे हुए हैं। पर सवाल है कि आखिरकार कब तक। मरियोपोल को तकरीबन पूरी तरह धूल में मिलाने के बाद रूस ने पूर्वी यूक्रेन के इलाके को अब निशाने पर लिया है। जाहिर है इस जंग की, जिसे रूस सेकंड फेज बता रहा है, कोई न कोई रणनीति होगी। साथ ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि उनके देश पर लगाए गए प्रतिबंधों का अब तक कोई असर नहीं हुआ है। पॉल क्रिबी और दूसरे संवाददाताओं की भेजी रिपोर्टों का सार सुने अंजुम शर्मा से। यूक्रेन की राजधानी कीव से सेना वापसी की घोषणा के बाद रूस का पूरा ध्यान अब पूर्वी यूक्रेन पर है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि रूस यूक्रेन युद्ध का अगला चरण शुरू हो चुका है। संघर्ष अब पूर्वी क्षेत्र डॉनबास को लेकर है, जिसमें रूस की सेना का बहुत बड़ा हिस्सा भाग ले रहा है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने इस विशेष अभियान की पुष्टि की। The operation in the east of Ukraine is aimed, as was announced from the very beginning, to यूक्रेन के पूर्व में ऑपरेशन का उद्देश्य है डोनेट्स्क और लुहांस्क गणराज्यों को पूरी तरह से आज़ाद करना, और यह ऑपरेशन जारी रहेगा। दूसरे चरण का यह ऑपरेशन पूर्वी यूक्रेन में अब शुरू हो रहा है, और मुझे यकीन है कि यह इस पूरे स्पेशल ऑपरेशन का एक महत्वपूर्ण क्षण होगा। यूक्रेन के भी सबसे काबिल जवान पहले ही डॉनबास क्षेत्र में तैनात हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में रूस के समर्थन वाले अलगाववादी पिछले 8 सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति का कहना है कि वो अपनी धरती के एक मीटर के लिए लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन सवाल है कि यह क्षेत्र रूस के लिए इतना जरूरी है क्यों?
दरअसल राष्ट्रपति पुतिन जब डॉनबास की बात करते हैं तो उनका मतलब यूक्रेन के उस पुराने क्षेत्र से है जहां कोयले और स्टील का उत्पादन होता था। उनके लिए डॉनबास का अर्थ है पूर्वी यूक्रेन के दो बड़े क्षेत्र लुहांस्क और दोनेत्स्क, जो दक्षिण में मारियोपोल से लेकर उत्तर तक रूस के साथ लंबी सीमा साझा करता है। रूस का कहना है कि यहाँ रूसी भाषा बोलने वाले काफी लोग रहते हैं और यूक्रेन ने अपने देश के इस पूर्वी हिस्से में नरसंहार किया है। यूक्रेन भी यही बात कहता है कि रूस यहाँ के लोगों को भड़का रहा है। जब युद्ध शुरू हुआ था तो यूक्रेन के पूर्वी क्षेत्रों का लगभग 2/3 हिस्सा यूक्रेन के हाथ में था। बाकी में रूसी समर्थन वाले अलगाववादियों का प्रभुत्व था, जबकि रूस का दावा था कि उसके पास लुहांस्क का 93% और दोनेत्स्क का 54% हिस्सा कब्जे में है। अगर इस दावे को सच मान भी लिया जाए तब भी बहुत बड़ा हिस्सा अब भी रूस के कब्जे से बाहर है, और अगर वो इस पूरे क्षेत्र पर विजय हासिल कर लेता है तो बहुत बड़े हिस्से पर उसका अधिकार हो जाएगा। यूक्रेन की सेना का मानना है कि पुतिन केवल डॉनबास तक नहीं थमेंगे बल्कि दक्षिणी क्षेत्र पर भी कब्जा करना चाहते हैं। ऐसा इसलिए है कि अगर इस क्षेत्र पर कब्जा हो जाता है तो रूस एक लैंड ब्रिज के जरिए क्राइमिया को होने वाली जलापूर्ति अपने अधिकार में कर लेगा। यदि रूस पूर्वी क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करता है तो ये व्लादिमीर पुतिन के लिए इस युद्ध की एक बड़ी उपलब्धि होगी। इसके बाद का कदम डॉनबास को अपने क्षेत्र में मिलाना होगा, ठीक उसी तरह जैसे रूस ने 2014 में क्राइमिया के साथ किया था। अगर ये 9 मई से पहले हो जाता है तो पुतिन विजय दिवस पर जश्न भी मना सकेंगे, जिसे रूस की सेना 1945 में नाजी जर्मनी की हार के प्रतीक के रूप में मनाती है। लेकिन यूक्रेन के एक सांसद ओलेक्सी गोनशारेंको ने कहा कि उनके देश के सैनिक भी इस क्षेत्र के लिए तैयार हैं। I am sure that they are ready now even more than at the beginning. We know how cruel. मुझे यकीन है कि वो तैयार है। पहले से भी ज्यादा हम जानते हैं कि हमारा दुश्मन कितना क्रूर, अमानवीय और बर्बर है। हमें पता है कि हमारे लिए जीवित रहने का एकमात्र तरीका है जीतना, इसलिए ये अस्तित्व का खतरा है। यहाँ एक सवाल और कि क्या रूस को पश्चिमी प्रतिबंधों का कोई असर नहीं पड़ रहा? इसका जवाब कल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दिया। उन्होंने कहा कि रूस पर लगे पश्चिमी प्रतिबंध पूरी तरह विफल हो गए हैं और इससे प्रतिबंध लगाने वाले देशों की अर्थव्यवस्था को ही झटका लग रहा है। हम विश्वास के साथ ये कह सकते हैं कि रूस के प्रति आक्रामक आर्थिक युद्ध नीति विफल हो गई है। जिन्होंने प्रतिबंध लगाए उनके लिए प्रतिबंध बेकार नहीं रहे। मैं महंगाई और बेरोजगारी में वृद्धि, अमेरिका और यूरोपीय देशों में आर्थिक गिरावट, यूरोपीय लोगों के जीवन स्तर में गिरावट, उनकी बचत में आई कमी की बात कर रहा हूँ। पुतिन के इस बयान के उलट रूस में मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानिन ने चेतावनी दी कि पश्चिमी प्रतिबंधों की वजह से 2 लाख लोगों की नौकरी जाने की आशंका है। सर्गेई ने कहा कि विदेशी कंपनियों के रूस छोड़ने के बाद अभी तक लगभग 60,000 लोग अपनी नौकरी खो चुके हैं। रिपोर्ट सुना रहे थे अंजुम शर्मा। ग्रीस ने रूस का एक तेल का टैंकर पेगास कैरिस्टोस शहर के पास पकड़ लिया है। कहा जा रहा था कि जहाज का 19 सदस्यों का चालक दल कच्चा तेल दूसरे टैंकर पर ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहा था। राधेश्याम तारू ने पूछा है कि ये रिपोर्ट अंग्रेजी से अनुवादित है। तारू साहब, ये रिपोर्ट जो आप सुनते हैं वो सिर्फ अंग्रेजी से नहीं बल्कि चीनी, फारसी, अरबी, तमिल, बंगाली सभी भाषाओं से अनुवाद कर आपको सुनाई जाती है, इसलिए आप इन रिपोर्टों को ध्यान से सुनें। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 21 अप्रैल से 2 दिनों की भारत यात्रा पर होंगे, जिस दौरान वो दिल्ली के अलावा गुजरात भी जाएंगे। बोरिस जॉनसन की प्रधानमंत्री के तौर पर यह पहली भारत यात्रा है। भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंधों को साल 2021 में कूटनीतिक सहयोगियों का दर्जा दिया गया था। बयान में यह भी कहा गया है कि दोनों नेता रोड मैप 2030 को लागू किए जाने के निर्णयों की समीक्षा करेंगे। साथ ही वो परस्पर सहयोग को किस तरह बढ़ाया जाए इस पर भी चर्चा करेंगे। लंदन से BBC संवाददाता गगन सबरवाल।
यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन का इंडिया विजिट उनके लिए ही नहीं बल्कि यूके के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिकॉज ब्रेक्सिट के बाद दोनों प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन और यूके काफ़ी कोशिश कर रहे हैं न्यू रिलेशनशिप्स और पार्टनरशिप्स बिल्ड करने के लिए विद नॉन EU कंट्रीज़। कहा जा रहा है कि इस विजिट का की एजेंडा होगा टू स्ट्रेंथन द टाइज बिटवीन इंडिया एंड द यूके, और इसके अलावा जो इंडिया यूके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो भी इस विजिट का की प्रायोरिटी होने वाला है। ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अपने रीसेंट यूक्रेन कैपिटल कीव के दौरे के बारे में भी जानकारी देंगे। इस विजिट के दौरान प्राइम मिनिस्टर जॉनसन अहमदाबाद और न्यू दिल्ली विजिट करेंगे, और ये अहमदाबाद में पहली बार ऐसा होगा कि ब्रिटेन का कोई प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे दौरा करने वाला है। इसकी वजह से यहाँ की जो गुजराती कम्युनिटी है वो बहुत ही एक्साइटेड है। इसके अलावा जो बाकी इंडियंस है यूके में जो रहते हैं वो भी इस विजिट को लेके काफ़ी पॉजिटिव है। पार्ट ऑफ माई बिजनेस इज डिपेंड ऑन इन इंडिया, तो व्हाट आई डू आई काइंड ऑफ आउटसोर्स इन इंडिया, तो थोड़ा सा टैक्सेशन में इजी हो। इंडिया में जो GST है, यहाँ का जो वैट है, उसके बीच में सिंप्लीफिकेशन हो जाए। हमारे हिंदुस्तानी यहाँ रहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। साउथ इंडियन साइड भी फोकस करें तो टेक्नोलॉजी, साइंस, हैदराबाद, बैंगलोर इज अ मोर हब है। ब्रिटेन इज लीडिंग एट G7 एंड इंडिया इतना पावरफुल हो गया है, तो कैसे शायद बोरिस जॉनसन जी ने तो उसको इनवाइट कर दिया है समिट के लिए, तो होपफुली कुछ मेंबरशिप भी मिल जाए G7 की तो अच्छा रहेगा ना। गगन सब्रवाल, BBC न्यूज़, लंदन। बोरिस जॉनसन भारत की यात्रा शुरू कर रहे हैं परसों से। बाइडेन शासन के एक अधिकारी ने कहा कि यात्रियों को विमानों, ट्रेन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मास्क पहनना जरूरी नहीं होगा। शासन ने यह ऐलान अदालत के उस फैसले के बाद किया जिसमें कहा गया था कि मास्क की ज़रूरत लोगों पर लादना गैर कानूनी है। हाल में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनज़र अमेरिकी स्वास्थ्य अधिकारियों ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने की ज़रूरत को मई तक बढ़ा दिया था, लेकिन फ्लोरिडा की एक जज कैथरीन किम्बल मिजेल ने हुक्म जारी करके कहा कि इस तरह के निर्देश शासन के अधिकार से बाहर हैं। व्हाइट हाउस में प्रेस से बात करते हुए प्रवक्ता जेन साकी ने कहा कि यह निर्णय निराशाजनक है। This is obviously a disappointing decision. The CDC continues recommending wearing a mask. ये फैसला पूरी तरह से निराशाजनक है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन सार्वजनिक स्थानों में मास्क पहनने की बात कहता रहा है। अमेरिकी न्याय विभाग अदालत के फैसले के खिलाफ अपील कर सकता है। अमेरिका में मास्क पहनने को लेकर कई तरह की राय है। बात भारत की। कल कुल मामलों में आई 90% बढ़ोतरी के बाद आज कोरोना के केसेस में 43% कमी दिखी गई। कल के मुकाबले उत्तर प्रदेश से एक मौत का मामला दर्ज हुआ, जिसके बाद देश में अब तक महामारी से कुल मौतों की संख्या 5.21 लाख हो गई है। इस बीच जैसा कि आप जानते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन से कुल मौतों के आंकड़ों को लेकर भारत का विवाद है। खबरें हैं कि भारत सरकार इस डेटा को दबाने की कोशिश कर रही है। कई जगहों पर कहा जा रहा है कि WHO के आंकड़ों के मुताबिक महामारी से भारत में सरकारी आंकड़ों से 4 गुना लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में भी कोरोना के मामले बढ़े हैं, जिसके मद्देनज़र कल यहां अधिकारियों की बैठक होगी, जिसमें यह फैसला लिया जाएगा कि क्या मास्क न पहनने पर फिर से फाइन लगाने का प्रावधान लागू किया जाना चाहिए। समाचार एजेंसी PTI ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के हवाले से कहा है कि हालांकि संक्रमितों की तादाद बढ़ रही है, लेकिन स्थिति खौफनाक नहीं है। भारत में महामारी की स्थिति क्या है और क्या फिर से कोरोना का चौथा वेव आ सकता है, यही सब जानने के लिए BBC संवाददाता दीपल कुमार शाह ने बात की महामारी विशेषज्ञ तन्मय महापात्रा से। चीन जो हाल के दिनों में बीमारी से जूझ रहा है, वहाँ के स्टील सिटी तंगशन में पूरा लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। दूसरी तरफ शंघाई में दूसरे दिन भी मौत की खबरें हैं। तंगशन में एक नया सिम्टोमेटिक इन्फेक्शन और 28 असिम्टोमेटिक मामला सामने आया था। तंगशन की आबादी 80 लाख है। शंघाई में लोगों से कहा गया कि वो बड़े पैमाने पर की जा रही टेस्टिंग में शामिल हों। कुछ लोग कोविड टेस्ट के लिए घरों से बाहर निकलने को तैयार नहीं हो रहे थे। कोविड की वजह से शंघाई में कल 7 लोगों की मौत हो गई थी। शहर में कम से कम 20,000 नए मामले सामने आए हैं। वहाँ तालाबंदी का ये चौथा सप्ताह है। हमारा जो डिफरेंट स्टेट्स में देखने लगा है, ये स्पोरेडिक है, इधर उधर
कुछ कुछ केसेस बढ़ रहा है, लेकिन ये इकट्ठा होकर फिर से एक साथ सब कुछ बढ़ने के चांस, आने के चांस बहुत ही ज्यादा है। और इसलिए हम लोगों को एक पोटेंशियल चौथा वेव आने का तैयारी करने का टाइम आया। डिफरेंट स्टेट्स में नंबर 0 या 0 के नजदीक आने के कारण कुछ छूट दी गई है। जब फिर से वहां देखा जा रहा है कि नंबर बढ़ने लगा है, तो वहां पर वो चीज पे बदलाव लाने का जरूरत है, फिर से वो पाबंदियां जारी करने का जरूरत है। लेकिन मुसीबत क्या है, इन ए कंट्री लाइक अस, वहां पर एक पाबंदी लगाना जितना टफ है, उसको छूट देना उससे बहुत ज्यादा आसान। अभी भी सबसे बेहतर तरीका है मास्क यूज करना, और जितना दूरी मेंटेन कर सकते हैं वो करना, और साथ में मुंह पैर अच्छी तरह से धोना जितना हो सके। अल्टीमेटली जब तक हम लोग टीके से सब लोगों को प्रोटेक्टेड नहीं कर पाएंगे, तब तक ऐसे वेव्स आते ही रहेंगे। तो इसीलिए हम लोगों को जल्द बच्चों का सबको मैंडेटरी टीकाकरण का जरूरत। ये थे महामारी विशेषज्ञ तन्मय महापात्रा। दिल्ली के जहांगीरपुरी में कथित मास्टरमाइंड बताए जाने वाले अंसार को लेकर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में बहस शुरू हो गई है। दोनों उसे एक दूसरे का साथी बता रहे हैं। इस बीच पुलिस ने कुछ अन्य लोगों और साथ ही हनुमान जन्मोत्सव का आयोजन करने वालों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। जहांगीरपुरी को लेकर कई तरह की बातें हो रही हैं। जानते हैं इस इलाके के बारे में अभिनव गोयल से। संकरी गलियां, कच्चे पक्के मकान और अलग अलग राज्यों से आकर बसे लोग, उत्तर पश्चिमी दिल्ली के जहांगीरपुरी में प्रवासियों की पूरी एक दुनिया बसती है। वक्त के साथ भले दिल्ली बदल गई हो, लेकिन जहांगीरपुरी की तस्वीर में बदलाव नहीं दिखता। करीब 1 वर्ग किलोमीटर में बसे जहांगीरपुरी की कहानी शुरू होती है 47 साल पहले। 1975 के आसपास केंद्र में इंदिरा गांधी की सरकार थी। संजय गांधी की अगुवाई में राजधानी को सजाने संवारने का काम जोर पकड़ रहा था। दिल्ली के इतिहास पर लिखने वाले विवेक शुक्ला बताते हैं, दिल्ली के मुख्य इलाकों से झुग्गी झोपड़ियों को हटाने का काम शुरू हो गया था। मुझे याद है मिंटो रोड में, थॉमसन रोड में, मंदिर मार्ग में, गोल मार्केट में सैकड़ों झुग्गियां होती थी। इन लोगों को 25-25 गज के प्लॉट दिए गए। इनमें से एक बड़ी आबादी उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और पश्चिम बंगाल से आए लोगों की थी। ये लोग छोटे मोटे रोजगार और मजदूरी से जुड़े थे। 42 साल से इलाके में रहने वाले शहजान का परिवार उन्हीं में से एक है। शहजान स्क्रैप का काम करते हैं। वक्त के साथ जहांगीरपुरी में रहने वालों की संख्या बढ़ती गई। इनमें किराए पर रहने वाले प्रवासी मजदूर, फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग शामिल थे। कचरा बीनने वाले लोगों की भी बड़ी आबादी यहाँ रहती है। जिनके पास पैसा था, उन्होंने सरकार से मिली 22.5 गज की जमीन पर 4-4 मंजिला मकान बना लिए। बीजेपी ने भी आरोप लगाया है कि यहाँ बड़ी संख्या में बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान बस रहे हैं और हनुमान जन्मोत्सव पर पत्थरबाजी और फिर हिंसा की शुरुआत उन्होंने ही शुरू की थी। वहीं कुछ स्थानीय लोग कहते हैं कि जो मुस्लिम परिवार यहाँ रह रहे हैं कि वो ज्यादातर पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों से यहाँ आए हैं। हालांकि कुछ मानते हैं कि मछली पालने का काम करने वालों में से कुछ लोगों का संबंध बांग्लादेश से है। विवेक शुक्ला के मुताबिक, अच्छा, यहाँ के जो मुसलमान हैं वो कम से कम उत्तर भारत का मुसलमान नहीं है, ये बांग्ला भाषी मुसलमान है। तो इनको ये भी कहा जा रहा है कि सब बांग्लादेशी हैं। कुछ लोग कहते हैं मुर्शिदाबाद के हैं, है ना, नादिया के हैं, और इस तरह की बातें हैं। अब वो कहाँ के हैं ये तो क्या कहा नहीं जा सकता, कि भाषा तो दोनों की समान ही है। इलाके में दिल्ली की सबसे बड़ी दलित आबादी के अलावा गुजरात से आए वो लोग भी रहते हैं जो घर घर जाकर कपड़ों के बदले बर्तन बेचने का काम करते हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में लोग आजादपुर मंडी में फल सब्जी बेचने के रोजगार और छोटी छोटी फैक्ट्रियों में मजदूरी के काम से जुड़े हैं। कुछ इलाके की आबादी करीब 7 लाख बताई जाती है, जो दिल्ली के 3 चुनाव क्षेत्रों में बटी है। कुछ का मानना है कि बढ़ती आबादी ने छोटे मोटे अपराधों को भी जन्म दिया है। सट्टेबाजी, नशाखोरी, चोरी और झपटमारी के मामले इनमें गिनाए जाते हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब धार्मिक हिंसा ने जहांगीरपुरी को छुआ है। अभिनव गोयल, BBC, दिल्ली। और अब रुख करते हैं मध्य प्रदेश के खरगोन का, जहां रामनवमी हिंसा मामले में प्रशासन पर हर दिन नए नए आरोप लग रहे हैं। कहा जा रहा है कि उसने एक ऐसे व्यक्ति की गुमटी तोड़ दी, यानी कि एक दुकान तोड़ दिया अस्थाई, जिसके हाथ ही नहीं है। आरोप है कि ऐसा व्यक्ति किस तरह से किसी दंगे में शामिल हो सकता है। भोपाल से सूर्य न्याजी।
35 साल के वसीम शेख के दोनों हाथों को 2005 में करंट लगने की वजह से काट दिया गया था, लेकिन खरगोन में हुए दंगों में उनकी गुमटी को तोड़ दिया गया है। जिस जगह पर उनकी गुमटी थी उसके साथ ही कई मकानों और दुकानों को भी तोड़ा गया है। आरोप है कि जिनके घर और दुकानें तोड़े गए हैं वो दंगे में शामिल थे। वसीम शेख का कहना है कि उनका काम पहले से ही दूसरे लोग करते हैं। हाथ नहीं होने की वजह से उनके लिए यह मुमकिन नहीं था कि वो कुछ कर पाएं। उसके बावजूद उनकी गुमटी को तोड़ा गया है, उससे उनका गुजर बसर होता था। गुमटी तो मेरी टूटी भी है ना। रात को सीएमओ मैडम आए थे, उनका कहना ये पड़ रहा है कि बोले कि प्रशासन ने आपकी गुमटी नहीं तोड़ी है। तो मैंने ये कहा मैडम गुमटी तो टूटी है, किसी ने भी तो तोड़ी है गुमटी। तो वहाँ सीसीटीवी कैमरा वगैरह भी सब लगे हैं। पड़ोसी खुद मेरा जो गुमटी के साइड में पड़ोसी है शाहदुल्ला पिता खलीलुल्लाह, वो खुद कह रहा है कि गुमटी को मैंने मना भी करा था तोड़ने से। ये मैंने दिया है कि मेरा मकान नहीं टूटा है, मेरी गुमटी टूटी है, क्योंकि कुछ पोस्टर पर जो है कि मेरा मकान का डला हुआ है सर। प्रशासन और सरकार का यही कहना है कि यह कार्रवाई जुलूस के दौरान हुई पत्थरबाजी में शामिल पत्थरबाजों को सबक सिखाने के लिए की गई है। लेकिन वसीम के मामले में यह मुमकिन ही नहीं है क्योंकि वो पत्थर भी नहीं उठा सकते हैं। लेकिन वहीं प्रशासन इन आरोपों से इनकार कर रहा है कि उनकी गुमटी तोड़ी गई है। खरगोन नगर पालिका की सीएमओ प्रियंका पटेल ने कहा, जहाँ तक वसीम की बात है उसके संबंध में ना ही कोई घर टूटा है उसका, ना ही कोई दुकान टूटी है। इसकी पुष्टि स्वयं वसीम ने की है। वसीम की जो हालत है, वो जो दिव्यांग है, उसके प्रति सरकार की जो संवेदनशीलता है उसके बारे में आपको बताना चाहूंगी। खरगोन और सेंधवा प्रशासन पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने दंगे के बाद बड़े पैमाने पर एक तरफा कार्रवाई की है। सेंधवा में ऐसे 3 व्यक्तियों पर मामला दर्ज किया गया है जो हत्या के मामले में पिछले 1 माह से जेल में हैं। इनमें से एक आरोपी के घर को भी गिरा दिया गया। वहीं खरगोन में भी 2 लोग ऐसे हैं जिन पर दंगे का आरोप लगाकर मामला दर्ज किया गया, जबकि एक उस वक्त एक अस्पताल में था तो दूसरा खरीदारी करने के लिए कर्नाटक गए हुए थे। एक तरफा कार्रवाई के आरोप पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है, आप समुदाय विशेष कह सकते हैं, लेकिन जो दंगाई हैं उन पर कार्रवाई हो रही है। और जहां तक सवाल किसी और की रिपोर्ट, जब कोई फरियादी रिपोर्ट डालता है वो किसी का नाम लिखता है, प्रशासन ने अपनी तरफ से नाम नहीं लिखा है किसी। सुप्रीम कोर्ट के वकील एहतेशाम हाशमी और मेधा पाटकर दोनों ही प्रभावित लोगों से मिलने के लिए खरगोन गए थे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें जाने नहीं दिया। एहतेशाम हाशमी भी आरोप लगाते हैं कि कार्रवाई एक तरफा की जा रही है। यहाँ पे आपने बिना नोटिस दिए उनके घर तोड़ दिए, और आप जिस सेक्शन की बात कर रहे हैं, कलेक्टर ने पहले बोला कि हमने कोई आदेश नहीं दिया, और जो घर टूटे हैं वो एमपी लैंड रेवेन्यू कोड सेक्शन 248 बनती है, वो सेक्शन 248 एमपी एलआरसी मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड, इसके अकॉर्डिंग भी इस तरह से नहीं तोड़े जा सकते। आपने रातों रात आके दिन में एकदम से बुलडोजर ला के मकान तोड़ दिए। मध्य प्रदेश के खरगोन और सेंधवा में हिंदू मुसलमानों के बीच 10 अप्रैल को रामनवमी के जुलूस निकालने के दौरान पत्थरबाजी हुई थी, जिसके बाद शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया था। इस मामले में एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है और एक युवक गंभीर रूप से घायल है और इंदौर में उसका इलाज चल रहा है। पुलिस के मुताबिक इस मामले में 20 से ज्यादा लोग घायल हुए थे और अब तक 148 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। शुरह नियाज़ी, BBC न्यूज़, भोपाल। और अब सुनिए, प्रदीप कुमार मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, IPL की खबरें बताएंगे। फैसल साहब, आज IPL में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का मुकाबला जो है लखनऊ सुपर जायंट्स से हो रहा है। ये दोनों टीमों ने इस सीज़न में अब तक अच्छा प्रदर्शन किया है। दोनों टीमों ने 6-6 मैचों में 4 मैच अपने जीते हैं, और अभी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की जो टीम है वो बैटिंग कर रही है और 44 रन पे 3 विकेट गिर गए हैं उसके। तो एक तरह से लखनऊ का पलड़ा जो है वो भारी दिख रहा है। और आगे आज भी कोई दूसरा मैच है या बस नहीं? आज ये अभी इस सीज़न में ज़्यादातर दिनों में 1-1 मुकाबले हो रहे हैं, तो आज का इकलौता मैच है। लेकिन इस सीज़न में जब आप कहेंगे तो लखनऊ पहली बार भाग ले रही है, और अब तक उसने कई टीमों को चौंकाया है। कई टीमों के खिलाफ उसका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। लोकेश राहुल उसके कैप्टन हैं और उनकी अगुवाई में टीम ने अब तक शानदार खेल दिखाया है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप पूरी जानकारी के लिए। और इस बीच खबरें आ रही हैं कि शहबाज शरीफ जो हैं पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री, उन्होंने जो सेना प्रमुख हैं कमर जावेद बाजवा, उनसे मुलाकात की है। और प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से एक ट्विटर पे खबर दी गई है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है और प्रोफेशनल मैटर्स जो है दोनों के बीच में
और कोई जानकारी, शहबाज शरीफ के पीएम पद संभालने के बाद सेना प्रमुख से ये उनकी पहली मुलाकात है। दोनों के बीच मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब शहबाज शरीफ की कैबिनेट ने आज ही, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया, शपथ ली है और 34 लोगों को उसमें शामिल किया गया है। 3 जो हैं वो सहयोगी भी हैं जो और अभी तक लेकिन विभागों का किसी तरह का कोई बंटवारा नहीं हुआ है। इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाया था राजेश चौहान ने। फैसल मोहम्मद अली को दें इजाज़त। कल शाम फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।